नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश, बिना इच्छा के नहीं लगाई जा सकती वैक्सीन। बार्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत और मोदी नगर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, प्रशासन ने की नाकाम। कोविड वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी को वैक्सीन के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बिना वैक्सीन वाले लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। कोविड संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान यह टिप्पणी की गई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्माण पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन किसी को भी टीका लगवाने को मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार जनहित के लोगों को जागरूक कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड टीकाकरण की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि नीति निर्माण पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन किसी को भी टीका लगवाने को मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जनहित में लोगों को जागरूक कर सकती है, बीमारी की रोकथाम के लिए पाबंदियां लगा सकती है, लेकिन टीका लगवाने और किसी तरह का खास दवा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कुछ सरकारों ने महामारी के दौरान टीकाकरण की अनिवार्यता को लेकर जो पाबंदियां लगाई थी, उन्हें फौरन हटा लेना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार से जनता और डॉक्टरों से बात कर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने को कहा है, जिसमें वैक्सीन के असर और प्रतिकूल असर का शोध सर्वेक्षण हो। केंद्र सरकार की कोविड टीकाकरण की नीति को समुचित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि टीका लगवाना या ना लगवाना हर एक नागरिक का निजी फैसला है। किसी को भी कोई भी टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बार्लिन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कई बच्चों से भी मुलाकात की। एक छोटी बच्ची ने प्रधानमंत्री को उन्हीं की पेंटिंग भेंट की, तो एक बच्चे ने राष्ट्रभक्ति गीत सुनाया। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्या बनाया? कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 1 घंटा। हाँ, बेटे आप साइन करवाने थे। फोटो निकाले बेटे, आप फोटो निकाले, साइन कर दो। वापिस दे देना। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना सबका मेल ले लो महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे। वाह वाह, बढ़िया। मंगलवार को ईद का त्योहार है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। एसएसपी मुनिराज ने बताया कि पूरे जिले की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी थानों और चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र में गश्त करते रहेंगे। ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। कल ईद को लेकर पूरा जनपद का मैंने 6 जोन से बांटा हूं। उसके अंदर सेक्टर्स और सब सेक्टर्स बना है। सेक्टर्स का प्रभारी सीओ रहेंगे, बाकी सब सेक्टर के प्रभारी लोकल एसएचओस रहेंगे। और जनपद में 224 जगह के ईदगाह है, वहां पे सब नमाज होगी। पहले हमने सब जगह मीटिंग कर चुका हूँ, पीस कमेटी मीटिंग करा दिया और उसके साथ साथ धर्म गुरु से मीटिंग कराई हम लोगों ने। सभी लोग का जो कोई भी गैर परंपरागत कोई काम नहीं होगी, और साथ साथ सबको निवेदन भी किया है कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। और अभी अलविदा का नमाज में उनका सहयोग बहुत अच्छी रहा। हम लोगों ने लगातार संवाद बना रखा है सभी जनपद वासियों से, सभी धर्म से लोग के सभी लोग से बात किया है। जनपद में सब ठीक चल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ हमने सभी सीओस और एडिशनल एसपी का आदेश किया है। आज और कल 2 दिन ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखेंगे। कहाँ कहाँ मिश्रित तवादी है उस इलाका में ड्रोन के माध्यम से हम लोग निगरानी रखेंगे। और साथ साथ हमारा फोर्स लगातार
फुट मार्च और रूट मार्च सब करा कर रखा है और उसके साथ साथ आज और कल 2 दिन हमारा फोर्स पूरा हाई अलर्ट मोड पर है जनपद में। मोदी नगर में माहौल बिगाड़ने की साजिश को विफल कर दिया गया। दरअसल जहां गिन्नी देवी कॉलेज में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर आ गई, प्रिंसिपल ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया। कुछ लड़कियां सड़क पर आकर नारेबाजी करने लगी, लेकिन पुलिस ने माहौल को संभाल लिया। मोदी नगर के एक कॉलेज में आज मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर प्रवेश करने पर रोक लगाई है, जिसको लेकर छात्राओं और कॉलेज प्रबंधकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप पर छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश दे दिया गया। जानकारी के अनुसार आज कई मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची थी तो गेट पर सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक लिया। गार्डों का कहना था कि हिजाब पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस पर छात्राओं और सुरक्षा गार्डों के बीच काफ़ी देर तक नोकझोंक होती रही। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंची और कॉलेज प्रबंधन को समझा बुझाकर छात्राओं को कॉलेज परिसर में प्रवेश कराया। एएसपी ग्रामीण डॉक्टर इरज राजा ने भी बताया कि एक कॉलेज में इस तरह की खबर आई थी, जिसका बातचीत के बाद इसका समाधान हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट करवट। सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ तकरीबन 21 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पुलिस ने कुर्क कर ली है। बताया जा रहा है कि यह जमीन कुख्यात खनन माफिया हाजी इकबाल के मुंशी के नाम पर थी, जो इस गिरोह का सदस्य भी है। पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम का इस्तेमाल किया है। देखिए, जनपद सहारनपुर में एक हाजी इकबाल उर्फ बाला का एक सक्रिय गैंग है। इस गैंग के कई मेंबर्स हैं। इस गैंग को हम लोगों ने पंजीकृत कर रखा है और 9 अप्रैल को इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। पूर्व में भी 80 बीघा ज़मीन करीब गलत एलोकेशन को रिलेटेड एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 2 राजस्व अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी और 2 अन्य को दोषी पाया गया था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें भी इकबाल बाला एवं अन्य लोग वांछित हैं। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद आज हाजी इकबाल के मुंशी, जो पहले उसका नौकर हुआ करता था नसीम, उसकी करीब लगभग हमने 21 करोड़ की प्रॉपर्टी को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज़ किया है। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कई शुगर मिल्स हैं और 111 करीब शेल कंपनीज़ हैं, जिसके माध्यम से हाजी इकबाल ने अपना मनी लॉन्ड्रिंग की है और गैंगस्टर एक्ट की गतिविधियों में सम्मिलित रहा है। इन सबको हम लोग सीज़ करेंगे, कार्रवाई करेंगे और आगे से विभिन्न प्रकार के जो भी माफिया होते हैं, भू माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया, सबके खिलाफ सख्ती से शासन के निर्देशों के अनुसार सहारनपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी बॉर्डर थाना पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोनी बॉर्डर पुलिस चोरों को संरक्षण दे रही है, चोरों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग की है। देखिए, बात ये नहीं पुलिस कार्रवाई की, चोरी हुई है, कई बार बरामद माल नहीं होता है, पुलिस प्रयास करती है, लेकिन जो बॉर्डर थाना पुलिस ने किया है वो सुनकर के ये तो स्तब्ध करने वाली बात है। जो कभी पहले जो फिल्मों में देखा करते थे कि पुलिस के ही संरक्षण में सारे काम होते हैं, उस बात को इन्होंने प्रमाणित किया है और इसकी शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे, अधिकारियों से भी करेंगे कि इस तरह की घटना हुई कैसे। जो चोर है उसको पकड़ने के बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया। जो चोर पकड़ा गया उसने जबकि बताया कि इस व्यक्ति ने चाबी बनवाई, इसने बताया कि जाके चोरी करो, वहां पैसे रखें, क्योंकि वो इनके यहाँ आता जाता था और उस व्यक्ति ने चोरी कराई, उसको छोड़ा गया और वो जो माल है उसको वापस पुलिस के द्वारा किस नियत से मंगाया जा रहा है। तो हमने सीओ साहब को भी कहा है, मैंने पत्र भी लिखा है कि जो भी अधिकारी हैं पूरा थाना सस्पेंड हो, जो भी दोषी हैं। अगर ये थाना सस्पेंड नहीं हुआ और ये पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हुए तो हम कठोर कार्रवाई कराएंगे। एक महिला ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। केस से नाम निकालने के नाम पर महिला दरोगा ने रिश्वत की मांग कर दी। उसने सड़क पर खड़े होकर 5,000 रुपए की रिश्वत ले भी ली। किसी ने इसकी वीडियो बनाकर अधिकारियों को भेज दी। महिला दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला हाथरस का है। श्रमिक बस्तियों में सुविधाओं का अभाव है। वहां के लोग निम्न स्तर पर जीवन जी रहे हैं।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मामले को लेकर शिकायत की है। मूलभूत सुविधाओं को तुरंत देने की मांग की गई है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने औद्योगिक क्षेत्र के आसपास बसी श्रमिक बस्तियों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने नर्स की सामूहिक दुष्कर्म के हत्या के मामले पर भी विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहिबाबाद, पीर कॉलोनी, झंडापुर, करकरडूमा मॉडल, महाराजपुर, ब्रज विहार, राधाकुंज, रामपुरी, सूर्यनगर, चंद्रनगर, रामप्रसाद में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन वहां ना तो कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा है और ना ही अन्य सुविधाएं हैं। अभी उन्नाव के अंदर एक घटना घटी है। एक नौजवान नर्स के सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। एक घटना बुलंदशहर के अंदर हुई है, छात्रा को जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। तो ये घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारे गुंडा माफिया जो है प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, या तो फिर हमने उनको जेल में डाल दिया है और उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के नारा देने वाले आज जो है वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अपराध प्रदेश बन गया है। इसकी वजह से लोगों को निजी वाहनों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि गाजियाबाद के ALT से पुराना व नया बस अड्डा, मोहन नगर, साहिबाबाद आदि रूट पर सिटी बसें चलाई जाएं, जिससे लाखों लोगों को राहत मिल सके। बुलंदशहर में दलित समुदाय की नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया, लेकिन आरोपी अभी तक बाहर घूम रहे हैं। उन्नाव में भी एक नर्स की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। प्रदेश में गुंडाराज बढ़ता जा रहा है। CM के नाम सौंपे ज्ञापन में अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। चंदौली में पुलिस उत्पीड़न की बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ एक घर में दबिश देने गई पुलिस पर 2 लड़कियों से मारपीट का आरोप लगा है। इस घटना में एक लड़की की मौत हो गई है। थाना प्रभारी समेत कई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। क्या बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक यादव है। क्या हुआ है मामला? साहब यहाँ पुलिस आई ले 25 टे 2 लेडी। हाँ। दरवाजा खुला था। हाँ। सब ऊपर हेले हैं। हाँ। हेल के मारपीट किए हैं। हाँ। उसके साथ जबरदस्ती भी हुआ है। और उसके बाद जब हम लोग भागे हैं, जब हम आए हमको कोई बताया, जब आए देखे वहाँ बॉडी पड़ी है, छोटी बहन को मारे हैं, सब उसका कपड़ा वपड़ा सब बलात्कार अंदर में सब छाती वाती सब पकड़ रहे थे। हुआ क्या? लड़की क्या मर गई अभी? हाँ, लड़की मर गई, मेरी बहन है। कोई घर पर नहीं था। हम जब रो रहे थे सब हमको बुलाया, हम काम पर से आए। तो आपका कहना है कि पुलिस के मारने से मरी? जी, पुलिस 100% पुलिस पूरे घर में गई थी। सब लड़की दोनों चिल्ला रही थी, सब घाव भी लगा है, गलत काम भी कर रहे थे, फांसी लगा के उसको मारा गया है। अच्छा। तो और तुम लोग को यहाँ से उठवा के ले जाएंगे, तो हमको ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो फिर मारने शुरू कर दिए हमको मारे। फिर दीदी वहाँ से आई, देखी तो उस दूसरे रूम में भागने लगी, तो वो सब उनको भी मारने लगे। मुझको इस रूम में 8-10 लोग पकड़ के, लेडीज़ और जेंट्स दोनों मार रहे थे, और उस वाले रूम में दीदी को सब मार रहे थे। उसके बाद ये लोग नीचे से कुर्सी लेके गए उस रूम में। हम यहाँ पे थे, हमको सर आप लोग क्या कर रहे? उसका हाथ पकड़े, मेरा ब्लड उसके हाथ पे लगा। पुलिस वाले के 2-3 लोगों को रोकने की कोशिश किए, लेकिन उसके बाद वो लोग नहीं माने। फिर कुर्सी अंदर लेके गए और फिर वहाँ से बाहर चले आए। तो हम गए तो देखे तो ये लोग मार कर दी को वहाँ पे साड़ी से बांध कर लटका दिए, ताकि ये साबित किया जाए कि ये आत्महत्या है। ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें छोटे बच्चों ने खाने के स्टॉल लगाए। इसमें बच्चों के साथ अभिभावक भी शामिल रहे। कोविड के कारण 2 साल बाद स्कूल में एक्टिविटी शुरू हो पाई हैं। छोटे बच्चों को हेल्दी फूड का आदी बनाने और खुद से फूड तैयार करने के लिए संजय नगर स्थित ग्रीनफील्ड स्कूल में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कक्षा 1 व 2 के छात्र छात्राएं फेस्टिवल में खुद ब्रेकफास्ट बनाकर लाए और अपने स्टॉल लगाए। इस फूड फेस्टिवल में बच्चे सैंडविच, लस्सी, शेक, स्वीट कॉर्न चाट, सलाद, फ्रूट चाट, स्प्राउट चाट आदि दर्जनों ऐसे व्यंजन बनाकर लाए जो पूरी तरह से हेल्दी तो थे ही, साथ ही बिना किसी गैस के इस्तेमाल के आसानी से बनाए जा सकते थे। फूड फेस्टिवल में बच्चों का उत्साह भी देखने लायक था। अभिभावक भी विभिन्न स्टॉलों पर शिक्षकों के साथ मिलकर स्नैक्स का लुत्फ उठाते दिखे। स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता अग्निहोत्री ने बताया कि 2 साल में कोरोना काल के चलते बच्चे अतिरिक्त गतिविधियों से दूर हो गए थे, लेकिन स्कूलों में इस तरह की गतिविधियों का आयोजन फिर से शुरू हो गया है, जिससे बच्चे भी उत्साहित हैं।
फूड फेस्टिवल के आयोजन का उद्देश्य है कि बच्चे खुद से इस तरह का फूड तैयार कर सके जो न सिर्फ हेल्दी हो बल्कि उसके लिए किसी गैस आदि का इस्तेमाल न करना पड़े। अगर मम्मी थोड़ी देर खाना नहीं बना पा रही है तो एकदम से बर्गर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं बच्चे, स्विगी है, जोमेटो है। तो ये बेसिक एक प्रयास है हमारा कि बच्चे कुछ अपने आप बना पाएँ। कोई चीज़ ब्रेड के बीच में खीरा कैसे लगाना है, कैसे आपको फ्रूट्स खा सकते हो आप, अपना पेट बच्चा कैसे भर सकता है हेल्दी तरीके से। तो उसके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम बच्चों को सिखाएं कि जंक फूड के अलावा कितनी और टेस्टी रेसिपीज़ हैं, टेस्टी चीज़ें हैं जो बच्चे खा सकते हैं और अपनी हेल्थ का भी खुद थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में, क्योंकि ट्रेनिंग खाली आप ये नहीं देते कि किताबें पढ़ा दी, आपने कॉपी में काम करा दिया। ट्रेनिंग इज़ एक्चुअली फॉर लाइफ बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम कराते रहते हैं कि बच्चे हमारे सीखें बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। वी वांट टू प्रिपेयर देम फॉर लाइफ, फॉर अपकमिंग लाइफ थिंग्स, डिफिकल्टीज एंड सिचुएशन। बच्चों ने अभिभावकों के साथ मिलकर आसानी से यह सारे व्यंजन तैयार किए। इन व्यंजनों पर ड्रेसिंग कर सजावट भी की गई है जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में भी पूरी तरह से हेल्दी है। बचपन से अगर बच्चों को इस तरह की आदत डाली जाए तो वह खाने के मामले में भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अशोक लीलैंड कंपनी के साहिवाल शोरूम पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोप लगाने वालों ने यहां 13 डंपर खरीदे थे। इनकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। आरोप है कि नए डंपर में पुराने पार्ट्स लगा दिए गए हैं। अशोक लीलैंड कंपनी के साहिबाद स्थित शोरूम पर लोगों ने हंगामा करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चेतावनी दी अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ रणनीति तय की जाएगी। इन लोगों ने बताया कि इनकी 2 फर्म हैं। ये लोग हाईवे पर मिट्टी और रेत आदि का काम करते हैं। बताया कि करीब 7 महीने पहले इन्होंने अशोक लीलैंड कंपनी के साहिबाद शोरूम से 13 डंपर खरीदे थे। इसके लिए इन्होंने 6.5 करोड़ रुपये अदा किए थे। यह रकम इन्होंने बैंक से लोन ली थी। कंपनी का नया वर्जन OB6 लॉन्च हुआ था जिसके तहत ये वाहन लिए गए थे। आरोप लगाने वाले सुनील चौधरी का कहना है कि वाहनों के पुर्जे घटे किस्म के हैं। नए वाहनों में पुराने पुर्जे लगाए गए हैं। ऑयल अपने आप खत्म हो जाता है और पेट्रोल की लागत भी अधिक आती है। जिसके लिए हमने अशोक लीलैंड से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले हमने 13 नई गाड़ियाँ ली थी। इनका एक नया वर्जन आया था BS6 जो अभी लॉन्च हुआ था। उन गाड़ियों को जब से हमने लिया वो परमानेंट गाड़ियाँ ब्रेक डाउन रहती हैं। परमानेंट गाड़ियों की उनकी कोई भी हमें वहाँ पे जो है सप्लायर मतलब माल की मेटेरियल की कोई सप्लाई नहीं है, सर्विस कोई नहीं है। गाड़ियों का इंजन ऑयल खुद ही अपने आप कंजप्शन हो जाता है। इंजन ऑयल खुद ही उसका फूक जाता है गाड़ियों का, जिसकी वजह से इतना ब्रेक डाउन हो चुका है कि हम कम से कम 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए आज तक हम किस्तों में इनके खड़े होने की वजह से दे चुके हैं, जो इनकी वर्कशॉप में परमानेंट गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। इन्होंने बताया कि वाहनों की क्लच आदि आइटम टूट रही है, वाहन लोड नहीं ले पा रहे हैं। आरोप है कि शिकायत लगातार कंपनी अधिकारियों से की जा रही है लेकिन कहीं भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कंपनी अधिकारी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग लोन के कारण करोड़ों रुपए के नीचे आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।